डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट्स। हमने टैक्स इनवॉइस में देखा कि रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन शैल इशू टैक्स इनवॉइस। फ्रेंड, मुझे और बस 10-15 मिनट और लगेगा, प्लीज बेयर विथ मी so that we can complete this, because this is connected to a time of supply. Isliye I want to cover it here only, right? So registered taxable person shall issue tax invoice, supply of taxable goods before or at the time of removal of goods or delivery of the goods, and supply of service before or after the provision of the service, but within the prescribed period, that is 30 days. So सर्विस के मैं पहले भी बिल बनवा सकता हूँ, सर्विस के बाद भी बिल बनवा सकता हूँ, बट 30 दिन के अंदर. So what are the important pointers? Revised invoice may be issued against the invoice already issued during the period starting from the effective date of registration till the date of issuance of certificate within 1 month from the date of the issuance of certificate of registration. इसका मतलब क्या फ्रेंड्स? हम तो बोलते हैं कि जीएसटी रेजिम में इनवॉइस रिवाइज हो ही नहीं सकता था. फिर ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि अगर आपने लेट्स से 1 मई को यू आर लायबल टू रजिस्टर्ड एंड यू हैव अप्लाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज, और आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आते आते 23 मई होता है. सो 1 मई से 23 मई तक जो भी आपने इश्यू किया है इनवॉइसेस, उन सबको आप रिवाइज कर सकते हो, बट आपको ये 1 महीने के अंदर ही करना पड़ेगा, राइट? सो नो इनवॉइस रिक्वायर्ड इफ वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विस इज बिलो 200 रुपए. तो अगर 200 के नीचे तो आप चाहो तो एक बार इनवॉइस मत बनाओ. Composition dealers or persons supplying exempted goods or service to issue a bill of supply instead of tax invoice. So इनको bill of supply बनाना है और tax invoice नहीं बनाना है. Okay. अब अपने बात करें जो important है friends. Now I am also multiplying the concept of this chapter specifically, and I will be doing the same when we will discuss accounts and records chapter. Friends, these chapters are the most neglected chapter, but trust me, these are the most important in the course of audit. जब डिपार्टमेंट ऑडिट होगी, जब हमारी जीएसटी ऑडिट होगी, so these are the things which are mandate, right? So let's हम बात कर रहे हैं कि कब कब क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है. So for receipt of advance on supply of goods or service, आपको टैक्स पे करना है नहीं करना है वो अलग बात हो गया, वो we have discussed in time of supply. Now we are discussing about the document. अगर आपको एडवांस मिल रहा है तो आपको मैंडेटरली रिसिप्ट वाउचर इशू करना जरूरी है. रिसिप्ट वाउचर इज टू बी इशूड बाय यू. इन केस ऑफ आरसीएम और इफ गुड्स और सर्विस आर रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, जो हट गया 94 हट गया, द रजिस्टर्ड बट सब्जेक्ट टू है, इसलिए द रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन शैल इशू एन इनवॉइस. सो अगर आप रिवर्स चार्ज में टैक्स पे कर रहे हैं तो आपको इनवॉइस इशू करना है, सेल्फ इनवॉइस इशू करना है. रिफंड ऑफ एडवांस रिसीव बाय इन केस ऑफ नो सप्लाई. मैंने एडवांस ले लिया, मैंने रिसीव वाउचर दे दिया, अब वो एडवांस जिस काम के लिए लिया वो काम नहीं हो पाएगा, वो गुड्स या सर्विस नहीं दे पाऊंगा. सो आई विल रिफंड. सो आई हैव टू रिफंड बाय इशूइंग अ रिफंड वाउचर अगेंस्ट सच एडवांस. Friends, when a person gets to your premises for audit, he will ask for the self-invoice of RCM, for the receipt voucher, for the refund voucher. So you have to ensure कि 2017 से अगर आपका नहीं बना है तो आप बनाएं. In case of RCM or if goods service are received from an unregistered person to issue payment voucher at the time of making payment. So अगर आपका कोई अनरजिस्टर्ड पार्टी से आपने गुड्स या सर्विस लिया जिसपे आपको आरसीए में टैक्स पे करना था, तो आप जब भी पेमेंट कर रहे हो आपको, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो और अगर आप पेमेंट कर रहे हो उस अनरजिस्टर्ड पर्सन को, आपको मैंडेटरली पेमेंट वाउचर के थ्रू ही पेमेंट वाउचर मेंटेन करना पड़ेगा, राइट? तो पेमेंट वाउचर इज अगेन आल्सो अ लायबिलिटी. इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं आपको सामान देते रहूंगा, where successive statements of accounts or payments are involved, invoice shall be issued before or at the time of each statement as discussed earlier. In case of continuous supply of service, due date ascertainable, invoice to be issued before or after the payment is liable to be made by the recipient but within the prescribed limit. Due date not ascertainable, invoice to be issued before or after each such time supplier receives the payment but within the prescribed limit.
Payment linked to the completion of the event. Invoice to be issued before or after the time of the completion of the event, but within the prescribed limit. फिर बहुत इजी है. लेट्स से कि मैं आपसे रेंट के कॉन्ट्रैक्ट में हूं कि मैं आपसे हर 1 तारीख को रेंट लूंगा, तो मैंने डिफाइन कर दिया कि हर 1 तारीख को रेंट लूंगा, तो मेरी इनवॉइस अकॉर्डिंगली 1 तारीख से 30 दिन के अंदर बन जानी चाहिए, राइट. Credit notes, debit notes. Sir, I guess last important thing what we can discuss today. So, अपने को पता है, इनफैक्ट इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट लेग है जो अपने कल वैल्यूएशन के साथ डिस्कस करेंगे, बिकॉज वो वैल्यूएशन में क्लॉज है 15 सबसेक्शन 3. तो व्हेन वी विल डिस्कस दैट वी विल मल्टीप्लाई द इंपैक्ट ऑफ क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट. सो टुडे वी आर ओनली अंडरस्टैंडिंग द क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट. Taxable value or tax charged in tax invoice which is less than amount payable of goods return. लेट्स से आप क्रेडिट नोट कब बनाओगे? जब आपने 100 रुपए का बिल बना दिया, अब आपको उसको 90 रुपया करना है, या आपने टैक्स 10 रुपया चार्ज कर लिया, आपको 9 रुपया करना है. सो द चार्ज्ड अमाउंट इन टैक्स इनवॉइस, आइदर अमाउंट और टैक्स अमाउंट और टैक्सेबल वैल्यू वॉट एवर इट इज, इफ इट इज ग्रेटर देन द अमाउंट पेबल तो क्रेडिट नोट बनाना पड़ेगा. और गुड्स रिटर्न्ड बाय द रिसिपेंट, आपको क्रेडिट नोट बनाना पड़ेगा. और सर्विसेज फॉर डेफिशिएंट, आपको क्रेडिट नोट बनाना पड़ेगा. फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, सेक्शन 34 टॉक्स अबाउट द कंडीशंस ऑन विच क्रेडिट नोट बनाने पड़ेंगे. इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि अपने जो नॉर्मल प्रैक्टिस करते हैं ना, अरे एक काम करो क्रेडिट नोट बना दो, नहीं चलेगा सर. आप अपने मन के मुताबिक क्रेडिट नोट नहीं बना सकते. यू हैव टू इशू क्रेडिट नोट्स ओनली इफ यू फॉल इन दिस कंडीशंस. If your charged taxable value or tax rate is more in the invoice as compared to amount which is receivable or payable by the recipient, or goods to be returned, goods returned by the recipient, और सर्विसेज में सिर्फ एक ही चीज है, सर्विसेज अगर डेफिशिएंट है तभी आप क्रेडिट नोट बना सकते हो. If I being a corporate trainer, if I being a service provider, a tenant, a landlord providing service to a tenant, and I have provided you 1 lakh rupees bill, और आपने बोला अभिषेक एक काम करो क्रेडिट नोट दे दो, बिल कैंसिल हो जाएगा, नया बिल बना दो. सर मैं नहीं कर सकता. कैन आई प्रूव टू द ऑफिसर that there is a deficiency of service? I cannot prove it, so I cannot issue credit note. अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है, मतलब अगर टैक्स अमाउंट या टैक्सेबल वैल्यू कम करना है, अगर गुड्स रिटर्न करनी है, या फिर अगर सर्विस डेफिशिएंट है, देन टैक्सेबल पर्सन टू इशू अ क्रेडिट नोट एनी टाइम. बट नो क्रेडिट नोट कैन बी इशूड इफ incidence of tax and interest on supply has been passed to any other person. अगर मैंने क्रेडिट नोट मैं नहीं दे सकता अगर मैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑलरेडी पास ऑन कर दिया हूं तो. सो लेट्स से वो टैक्स का बर्डन ही मेरे पास नहीं रहा, वो मैंने ऑलरेडी किसी से ले लिया है, तो मैं वापस क्रेडिट नोट नहीं दे सकता. A credit note can be declared in GST return up to 30 of September following the end of the financial year to supply or date of the annual return whichever is earlier. So 1920 फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, 30 सितंबर का जो मंथ है दैट इज 20 अक्टूबर जब आप 3 भरोगे शायद, तो सितंबर मंथ का जो रिटर्न भरोगे उस दिन तक, या फिर 1920 का जब आप एनुअल रिटर्न भरोगे उस दिन तक, whichever is earlier you can only declare the credit notes. डेबिट नोट में क्या है? जब आपने आपका टैक्सेबल वैल्यू या फिर टैक्स अमाउंट कम चार्ज हो गया है जितना आपको चार्ज करना था, तो आप डेबिट नोट रेज कर लो सिंपली. इसका कोई ड्यू डेट नहीं है. तो देयर इज अ ड्यू डेट ऑफ क्रेडिट नोट बट देयर इज नो ड्यू डेट ऑफ डेबिट नोट, राइट. वही लिखा हुआ है. वी कैन मूव फॉरवर्ड आगे. तो फ्रेंड्स यहाँ पर सेक्शंस में मैंने रूल्स को लिखने का कोशिश किया है. सेक्शन 31(1) टैक्स इनवॉइस, time of issue of invoice of goods before or at the time of removal of goods. Section 31(2) time of issuance of invoice of services before or after the provision of the service within 30 or 45 days. Rule 47. 31(3)(a) revised invoice
within 1 month from the date of the registration. 31(3)(b), relaxation from issuance of invoice when supply is less than 200 ruपया, proviso 4 of rule 46. Bill of supply for supply of exempt supply or for composition dealer. Taxpayers covered under section 10 or 11, relaxation if less than 200 ruपया, rule 49. Receipt voucher by receipt or advance, rule 50. So अब जो हमने बात कर रहे हैं विल डिस्कस, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, जीएसटी नंबर होना चाहिए, डेट होना चाहिए, नेम होना चाहिए, वो सब लिखा हुआ है. विल डिस्कस. Refund voucher if advance is returned without supply or invoice, rule 51. Invoice for purchase from unregistered party, section 9(4), which is postponed. पोस्टपोन क्या हो गया, हट ही गया इनफैक्ट. एंड वो स्पेशल केसेस में जैसे बात किया था, तो रियल स्टेट में आप ये दिख रहा है हमें कि 9(4) में रिवर्स चार्ज लग रहा है. 30 section 31(3) सब क्लॉज जी, पेमेंट वाउचर एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट टू अ सप्लायर कवर 9394. कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड पार्टी को पेमेंट करते हैं जिससे आप अंडर रिवर्स चार्ज में हो, तो रूल 52 के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट वाउचर इशू करना पड़ेगा. When successive payments are involved before at the time of or at the time of such statement of payment. When due date of payment is ascertained from the contract, due date of the payment. When payment is linked with the completion of payment. तो फ्रेंड मैंने क्या किया, सेक्शन 31 का हर क्लॉज को इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या होगा वो लिख दिया, एंड कौन से रूल को रिलेवेंट कर रहा है वो लिख दिया. 31(6) से अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट बीच में टूट जाता है, तो एट द टाइम ऑफ and to the extent of the cessation, and goods sent on taken on approval basis before or at the time of removal of goods. Circular number 10/10. Friends, ये 10/10 circular बहुत important है. We'll discuss this also. So let's discuss this here only. बाद में भी इसका relevance है. So goods sent on approval basis. इसमें क्या है, सर्कुलर है 10/10/2017, जो बोलता है ये सर्कुलर आया था ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए, फिर लास्ट में लिखा गया कि सबके लिए एप्लीकेबल है. तो आप देखो तो बहुत अच्छी तरह से ड्राफ्टेड है. वो बोला हुआ है कि अगर आप बंगाल से मुंबई जाते हो गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस के बेसिस में, और वहां पर आप 10 प्रोडक्ट दिखाते हो और 2 प्रोडक्ट बिक जाता है, तो आपको वहां पर सीटीपी रजिस्ट्रेशन दरकार नहीं है या कोई भी रजिस्ट्रेशन दरकार नहीं है. आप बंगाल से सीधा आईजीएसटी का बिल बना सकते हो. आप बंगाल से सीधा आईजीएसटी का रजिस्ट्रेशन बना सकते हो. To my mind, yes, to extent this is a contravention of this is not contravention, this is contradicting with the provision of casual taxable person. So to my mind, so 10/10 2017 is a very good circular which we can always refer. Okay, so merely two rules which we'll discuss in detail. Rest we can skip. Everything is here, we can always go through. So rule 55 talks about transportation of goods without invoice. Friends, 4 conditions हैं जहाँ defined है. Number 1, in supply of liquid gas, where quantity at the time of removal from the place of business of the supply is not known. So in this cases, goods can be moved without invoice, right? Number 2, transportation of goods for job work. Invoice का दरकार नहीं है. Number 3, transportation of goods for reasons other than by way of supply. Number 4, such other supplies as notified by the board. इन केसेस में अगर टैक्स इनवॉइस नहीं बनेगा तो डिलीवरी चालान बनाना पड़ेगा. A delivery challan shall be serially numbered, include following details: date, number of delivery challan, name, address, GST number of the consignor, name, address, GST number of the consignee. HSN number is mandate, description of goods is mandate, quantity, taxable value, tax rate, tax amount, place of supply is a mandate in case of interstate movement of goods, and signature. Invoice should be in 3 form: original for consignee, duplicate for transporter, and triplicate for consignee. The delivery challan shall be prepared again in the 2 things. मैंने इसको 2 बार लिख दिया. 55(3) says, where the goods are being transported on a delivery challan in lieu of invoice, the same shall be declared in the rule section 138. We'll discuss 138. That talks about the e-way bills. Rule 55(4) says, where the goods is being transported are for purpose of supply to a recipient, but the tax invoice could not be issued at the time of removal of goods
for the purpose of supply, the supplier shall issue a taxable invoice after the delivery of goods. Okay. जहां पर गुड्स सेमी नॉकडाउन कंडीशंस में आपका ट्रैवल कर रही है, जस्ट सेकेंड, जहां पर आपकी गुड्स सेमी नॉकडाउन कंडीशंस में या लॉट्स में जा रही है, वहां पर दे हैव स्पेसिफाइड कि लेट्स से 10 लॉट में माल जा रहा है, तो बिल एक ही बनेगा, 10 लॉट का बनेगा, तो लेट्स से 100 पीस है, हर लॉट में 10 पीस जा रहा है, तो पहला लॉट डिस्पैच होने के पहले 100 पीस का बिल बन जाएगा और हर लॉट में डिलीवरी चलान बनेगा 10-10 पीस का और इनवॉइस का कॉपी जाएगा, ई-वे बिल जाएगा, लास्ट लॉट के साथ ओरिजिनल इनवॉइस आएगा. So the recipient can only take the credit of the entire bulk after receiving the last lot and the original invoice, right? So let's read. Rule 55 subclause 5 क्या बोलता है? The supplier shall issue whether goods are being transported in semi-knockdown or completely knockdown condition. The supplier shall issue the complete invoice before dispatch of the first consignment. The supplier shall issue a delivery challan for each of the subsequent consignments giving reference to the invoice. Each consignment shall be accompanied by copies of the corresponding delivery challan along with a duly certified copy of the invoice. Certified copy of the invoice is also a mandate. And the original copy of the invoice shall be sent along the last consignment. 55A क्या बोलता है? Tax invoice or bill of supply to a company transport of goods. The person in charge of the conveyance shall carry a copy of the tax invoice or a bill of supply issued in accordance with the rule 46A or 49. In case where such person is not required to carry an e-way bill under this rules. Friends, rule 46 में 17 आइटम है. So if you see, it's very general. HSN होना मैंडेटरी है. अनरजिस्टर्ड होगा तो क्या होगा? सप्लाई अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा एक्सपोर्ट विद पेमेंट और या एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट. अगर आप 200 के नीचे कर रहे हैं तो ठीक है. अब आपको यही भी समझना पड़ेगा फ्रेंड्स कि अगर I am a registered person selling to a non-registered person who does not require a invoice, I can issue a consolidated invoice at the end of the day, right? And those एक सर्कुलर है, एक नोटिफिकेशन है जो इम्पोर्टेंट है. एक सर्कुलर है 90/09 2019 18 फरवरी 2019 को आया था. ये क्या बोलता है कि all registered person making supplies of goods and service or both in the course of interstate trade or commerce shall specify the place of supply. So place of supply लिखना बहुत जरूरी है. We will understand this in the Sunday class, next Sunday class. Why? Because we will cover the POS there. So place of supply लिखना मैंडेटरी है अगर इंटरस्टेट सप्लाई होता है तो. एंड नोटिफिकेशन 12/17 बात करता है कि कितना डिजिट ऑफ HSN कोड आपको देना है. सो लेट्स से अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ के नीचे है तो आपको यू आर नॉट लायबल टू कोड एनी HSN कोड इन योर इनवॉइस. इफ योर टर्नओवर इज अबव 1.5 but below 5, you can only give 2 HSN codes. And if your turnover is above 5 crores, you have to give minimum 4-digit HSN codes. Okay, friends, now I will choose to leave this because this is just again क्या rule है उसमें क्या cover होगा, name, DSC, address. You can always go through with this. All the rules of the relevant section which we are covered in the chart is mentioned here, right?